नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल जो है हमने सल्तनत कालीन राजनीतिक व्यवस्था समाप्त किया था और आज जो है हम सल्तनत कालीन प्रशासन की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सल्तनत कालीन प्रशासन का स्वरूप था, कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे और उनका क्या स्तर था, और परीक्षा के लिहाज से जो कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है उसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन को देखें तो हम देखते हैं कि इसके पहले जो है राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल में प्रशासनिक विखंडीकरण का जो समय रहता है, उसके पश्चात जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो भारत में एक केंद्रीय साम्राज्य स्थापित होता है और सत्ता का केंद्रीकरण देखने को मिलता है। इस केंद्रीकरण के उपरांत जो है प्रशासनिक अमला जो है थोड़ा सुदृढ़ और मजबूत होता है और धीरे धीरे उसका विस्तार भी होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रशासन होता है, प्रशासन के केंद्र बिंदु पर सुल्तान बैठा होता है और सुल्तान की मदद के लिए एक समझिए आज के मंत्रिमंडल की तरह एक संरचना होती थी जिसे कहते थे मजलिसे खलवत, और इसमें उस समय के विभिन्न प्रमुख जो व्यक्ति होते थे, प्रशासन के पदाधिकारी होते थे, वो इसमें सुल्तान की मदद के लिए सम्मिलित होते थे। इसके बाद देखिए, केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान के बाद जो प्रांतीय प्रशासन इस समय का है सल्तनत काल का, इसे विलायत भी कहते थे। विलायत या इक्ता कहा जाता था और इसका जो प्रमुख होता था वो वली या मुक्ता कहलाता था। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि सल्तनत काल में उस तरह की प्रांतीय प्रशासन उस तरह का देखने को नहीं मिलता है जिस तरह का हमें प्रांतीय प्रशासन मुगल काल में देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप मुगल काल में आएंगे तो आप देखेंगे कि मानक सूबा प्रणाली की स्थापना होती है अकबर द्वारा, और उस समय प्रशासन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में दिखता है, जबकि यहाँ पे जो है इक्ता ही प्रमुख रहती है। क्योंकि जो मुस्लिम शासक आते हैं उनको यहाँ के प्रशासन के विषय में बहुत जानकारी नहीं होती है। उनको क्या मतलब रहता है कि राजस्व वसूली के लिए एक क्षेत्र बांटना होता है और उस आधार पर वो लोग इक्ता का ही गठन करते हैं। तो इस समय जो है प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन उस हिसाब से सुदृढ़ और ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरह से आपको मुगल काल में देखने को मिलेगा। अब देखिए, प्रांतीय प्रशासन के बाद जो है सिख आता था जिसे जिला प्रशासन कहा जाता था और इसका प्रमुख जो है वो सिकदार होता था। इसके बाद परगना प्रशासन आता था और इसका प्रमुख आमिल होता था। परगना आप ये समझिए कि आज के तहसील की तरह था। और सबसे नीचे ग्राम प्रशासन होता था और इसका जो शासन होता था वो क्षेत्रीय जो जमींदार वर्ग था, जैसे खुद मुकद्दम और चौधरी, इनके द्वारा किया जाता था। और यही हायरार्की है प्रशासनिक व्यवस्था की। अब देखिए, कुछ प्रमुख अधिकारियों को हम देखते हैं कि जो सल्तनत कालीन प्रशासन के प्रमुख अधिकारी थे। तो पहला जो विभाग हमें दिखता है वो दिखता है दीवाने विजारत का, यानी यह वजीर होता था उस समय, और जो राजस्व और अर्थव्यवस्था का कार्य होता था वो यही विजारत देखता था या वजीर देखता था। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख विभाग था वो था दीवाने अर्ज का। इसको पहले रावते अर्ज कहा जाता था और ये दीवाने अर्ज की स्थापना आप समझिए कि बलबन द्वारा की गई। ये सैन्य विभाग होता था और इसका प्रमुख आरिजे मुमालिक होता था। और इस पे सबसे पहले बलबन के काल में इमादुल मुल्क को आरिजे मुमालिक बनाया जाता है और इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई। फिर जो तीसरा प्रमुख विभाग होता था इस समय दीवाने इंसा होता था और इसे शाही सचिवालय कहा जाता था। और आप ये समझिए कि जितना भी विभागीय पत्राचार या जो कुछ भी फरमान जारी होते थे वो सारा काम जो है इस दीवाने इंसा के विभाग से होता था और इसका प्रमुख जो होता था वो दबीर ए मुमालिक होता था। तो दबीर के देख रेख में ये जितने भी पत्र होते थे, सरकारी पत्र या सरकारी आदेश होते थे, उनका कार्य जो है यह विभाग देखता था। फिर एक चौथा प्रमुख विभाग था दीवाने रिसालत। अब देखिए, इसको लेके इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग इसे धार्मिक विभाग मानते हैं और कुछ लोग इसे विदेश विभाग मानते हैं। तो एक आप दोनों को मान के चलिए, और जब कभी भी आपको एग्ज़ाम में इस तरह से आए और इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिले तो आप उस पर टिक लगा दीजिए। इसमें कोई विवाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप धार्मिक और विदेश दोनों को याद रखें और जब आपको ऑप्शन में जो दोनों में से एक मिल जाए तो आप लगा सकते हैं इसको। और आप ये समझिए कि दोनों का कार्य करते रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए, एक प्रमुख विभाग रहता है गुलामों से संबंधित दीवाने बंदगान। वो मैंने आपको जब फिरोज शाह तुगलक का पढ़ा रहा था राजनीतिक इतिहास तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये जो है प्रमुख विभाग होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि बलबन के समय जो है एक इसी नाम से दीवाने रिसालत नाम से एक शिकायत निवारण विभाग भी रहता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि अगर शिकायत निवारण भी दे दे तो आपको दीवाने रिसालत शिकायत निवारण भी लगाना हो। तो आप धार्मिक और विदेश याद रखेंगे और शिकायत निवारण का ऑप्शन में आए तो आप शिकायत निवारण का भी ऑप्शन लेके चलेंगे। अब देखिए, इनके अलावा कुछ अन्य अधिकारियों को अगर हम देखें तो इस समय
एक पद होता है नायबे ममलिकात, और ये देखिए बहरामशाह के शासन में बहरामशाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जब सुल्तान कमज़ोर हो गया सल्तनत काल में, तो सुल्तान के बाद जो है जो प्रमुख व्यक्ति होता था प्रशासन पे प्रभावी, उसको ये पद दिया जाता था, और सबसे पहले एतगीन को दिया गया था बहरामशाह द्वारा इस पद को। इसके बाद देखिए एक अगला पद है वकीले दर। यह जो था ये राज परिवार विभाग का प्रमुख होता था, यानी राज परिवार के अंदर जो आवश्यकताएं होती थी उनको पूरा किया जाता था। और अब जब आगे आप आएंगे मुग़ल काल में, तो इसी से मिलता जुलता पद आपको एक मिलेगा खाने सामा, जो मुग़ल काल में बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता था। और बाद में स्थिति ये हो गई थी कि वजीर का पद प्राप्त करने के लिए मुग़ल काल में खाने सामा का पद ये माना जाता था कि जो खाने सामा के पद पे पहुंच गया उसको वजीर का, यानी वजीर की सीढ़ी माना जाता था खाने सामा को। फिर एक अगला पद है इसमें काजी उल कुजात। तो नाम से ही स्पष्ट है आपको कि यह न्याय विभाग का प्रमुख होता था काजी, और न्याय करने का काम करता था। हालांकि देखिए सर्वोच्च न्यायाधीश जो है वो सुल्तान ही होता था। इसके बाद एक अगला पद है सद्र उस सुदूर। यह धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। सद्र था, धार्मिक मामलों का प्रधान था, और धर्म से संबंधित जो चीज़ें होती थी वो ये देखता था। फिर एक प्रमुख पद है बरीद ए मुमालिक। ये देखिए गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था बरीद, और इसकी सहायता के लिए मुन्ही नाम के गुप्तचर भी होते थे जो छोटे पद पे होते थे। फिर अगला पद है अमीर ए हाजिब। ये दरबारी शिष्टाचार और दरबार की शान और शौकत को बनाए रखने के लिए इस पद का सृजन किया जाता था। आपको याद भी होगा कि जब मैं आपको बलबन के बारे में पढ़ा रहा था तो इसकी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बलबन ये नहीं चाहता है कि जो उसके दरबारी अमीर हैं वो सुल्तान की बराबरी कर सकें। तो उस समय जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अमीर हाजिब की। अब देखिए एक पद है सर ए जानदार। ये जो होता था, जो सुल्तान होता था और उसके जो अंगरक्षक होते थे उनका प्रधान होता था। अब जैसे आप ये समझिए कि आज के टाइम में प्रधानमंत्री चलते हैं, उनके साथ एसपीजी चलती है, तो जो एसपीजी का चीफ हुआ वो सरे जानदार हो गए। तो सल्तनत काल में आप ये समझिए कि सल्तनत कालीन एसपीजी थी। एसपीजी प्रणाली उस समय भी थी, बाकी नाम अलग है। तो ये था। अब जैसा देखिए मैंने आपसे कहा कि इस समय जो है प्रांतीय प्रशासन कोई बहुत सुदृढ़ नहीं था, तो प्रांतीय प्रशासन के स्तर पे हमें इक्ता प्रणाली ही देखने को मिलती। तो हम इक्ता की विशेषताओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि इसका आरंभ जो है मोहम्मद गोरी द्वारा हिंदुस्तान में किया गया था। हालांकि ये मध्य एशिया में पहले से प्रचलित थी, भारत में कोई नई व्यवस्था नहीं थी कि नहीं भारत में शुरू की गई। और इसके विकास की अगर बात की जाए तो इसका सुदृढ़ विकास इल्तुतमिश द्वारा किया गया। जब इल्तुतमिश दिल्ली की सत्ता पर बैठता है तो उसने दोआब में 200 इक्ताओं का सृजन करता है, और उसके द्वारा वो जो है राजस्व वसूली का तो कार्य करता ही है, अपनी सैन्य प्रणाली को भी इल्तुतमिश मजबूत करता है। तो अगर विकास की बात की जाए तो इल्तुतमिश करता है। अब बलबन के समय में आके आप देखेंगे कि बलबन ने एक ख्वाजा नाम के पद का सृजन किया, और चेक एंड बैलेंस के लिए उसने ख्वाजा को जो है इक्तेदार के ऊपर बैठा दिया, ताकि जो है इसके ऊपर बैलेंस बना रहा, रोक और संतुलन की व्यवस्था कायम थी इसके द्वारा। अब इसके बाद देखिए जो प्रांतीय प्रशासन रहता है उसमें कुछ खास है नहीं, और मैंने आपको ग्राम प्रशासन के बारे में बता दिया। अब जो है हम राजस्व और अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, जो परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी है। तो देखिए 4 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। ये भूमि का प्रकार रहता है खालसा या खालिसा भूमि। तो ये केंद्रीय नियंत्रण में, जैसे अब आप ये समझिए कि जो इक्ता व्यवस्था रहती है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि ये अगर कोई क्षेत्र है ये, और मान लीजिए यहाँ दिल्ली है, तो एक इलाका जो दिल्ली के आसपास उपजाऊ था ये हो गया आपका खालसा भूमि या खालिसा भूमि, यानी सीधे इससे राजस्व अधिक मिलता था, और ये सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी। और ये जो छोटे छोटे हिस्से अगर आप बांट दीजिए यहाँ, तो ये हो गया इक्ता। इस तरह के बहुत सारे हिस्से बटे होते थे, तो वो इक्ता प्रणाली हो जाती थी। तो जो सुल्तान के केंद्रीय नियंत्रण वाली भूमि होती थी, जहाँ से अच्छी राजस्व मिलती थी, वो खालिसा भूमि कहलाती थी। उसके पश्चात देखिए एक दूसरे प्रकार की भूमि थी उसरी भूमि। ये जो तुर्की मुसलमान थे या तुर्की अमीर थे उनको दी जाने वाली भूमि थी, उसको उसरी कहा जाता। फिर तीसरे प्रकार की भूमि खराजी थी, यहाँ से खराज मिलता था सीधे, और ये हिंदुओं के अंतर्गत आती थी, हिंदू जो सरदार होते थे उनको प्राप्त थी। फिर एक प्रकार की भूमि है मदद ए मास। ये देखिए कर मुक्त भूमि होती थी, और अक्सर जो है वक्फ और जो वजीफ़ा दिया जाता था उसके लिए ये विद्वानों को या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सुल्तान द्वारा प्रदान किया जाता था। अब इसके बाद देखिए कुछ प्रमुख कर हैं सल्तनत कालीन, उनको देखते हैं। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे कर छोटे छोटे रहते हैं, उनको छोड़ के मैंने 4 प्रमुख करों के बारे में आपको बताया है जो मुख्य थे। एक
प्रमुख कर था ये खुम्स था। खुम्स वो था कि जब कोई सैनिक अभियान होता था तो जो लूट का माल होता था उसे खुम्स कहा जाता था, तो वो हो गया। फिर दूसरा खराज, जो राजस्व वसूल किया जाता था वो। और जजिया, ये देखिए धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और ज़कात, ये मुसलमानों से लिया जाता था। तो 2 धार्मिक कर थे और 2 ये मुख्य कर थे। इसके अलावा बहुत सारे कर थे जो आप जानते भी हैं, तो इन चारों को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इस समय की अगर मुद्रा प्रणाली की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया। चांदी का जो टंका था वो 144 ग्राम था, और शुद्ध अरबी के जो सिक्के चलाने का श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही सल्तनत काल में दिया जाता है। अब इल्तुतमिश के बाद देखिए बलबन द्वारा सोने का टंका चलाया गया। अब टंका यहाँ बार बार आ रहा है तो आपको मैं कह भी रहा हूँ चांदी का टंका, और चांदी ही हम लोगों को याद रहती है। अगर कभी पूछ लिया जाए या पूछा भी गया इसको एग्जाम में कि सोने का टंका किसके द्वारा चलाया गया, तो आपको याद रखना है कि वो बलबन द्वारा चलाया गया था। फिर हम देखते हैं खिलजी काल में अलाउद्दीन का जो अधिकारी रहता है ठाकुर फेरू रहता है। ये हिंदू टकसाल अधिकारी इसका रहता है और इसके द्वारा भी मुद्राएं जारी की जाती हैं। फिर हम आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो इसने सोने का दिनार चलाया। अब ये देखिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ सोने का टंका था, अब ये सोने का दिनार चलाता है, और उसका जो वज़न रहता है वो 200 ग्राम रहता है, आपको ये भी याद रखना है। और इसने चांदी की अदली चलाई, या जो चांदी का सिक्का था, टंका के बाद देखिए अदली आ जाती, और इसका जो भारमान था वो 140 से 44 ग्राम था। तो ये भी हमें याद रखना है, ये ज़रूरी है। इसके बाद फिर तुगलक काल में ही हम देखते हैं कि फिरोज़ तुगलक आता है, इसने ससगनी चलाई और वो भी चांदी की थी। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि ससगनी नामक सिक्कों का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है फिरोज़ तुगलक द्वारा। फिरोज़ ने इसके बाद जो है जो जीतल होता है उसका आधा और चौथाई हिस्सा चलाया था, जिसको आधा और बिख, यानी आधा और चौथाई हिस्सा था तो उसको आधा और बिख कहा जाता था। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर इसके पश्चात देखिए लोदी काल में आके बहलोल लोदी बहलोली नाम का एक सिक्का चलाता है, और इसके बारे में कहा जाता है बहलोली के बारे में कि अकबर के समय तक ये प्रमुख सिक्का था, यानी प्रमुख मुद्रा थी सल्तनत काल में व्यापार वाणिज्य के लिए। इसका महत्व इतना ज़्यादा था बहलोली, तो आपको याद रखना है कि बहलोली चलाया जाता था। अब इस तरह से देखिए जो हमारा सल्तनत कालीन प्रशासन का मुख्य भाग है वो मैंने आपको बताया। अब इसमें एक वीडियो मैं आपको और बना के दे दूँगा जो सल्तनत कालीन संस्कृति पे होगा, और उसमें स्थापत्य और कला के बारे में चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो एरिया मैंने कवर कर दिया। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम चूँकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चर्चा करते हैं, इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को उठाता हूँ जो एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, और कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में इनको ज़रूर पूछा गया होता है। तो एक तरह से ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं जो आपको आपकी परीक्षा में मदद करते हैं। तो आज की क्लास फ़िलहाल यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।